Hello everyone, this is Nikhil Verma and you're watching e-learning. Welcome to e-learning guys. Today I'll just discuss about the very fantastic topic. Name is डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, पाचन तंत्र। आज मैं पाचन तंत्र का हर एक पॉइंट को क्लियर करूँगा और एक डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो मैं पहले से बना रखा हूँ जो क्लास 10 के लिए बेनिफिशियल है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा हूँ। वहाँ से जाके डायरेक्ट आप उस वीडियो पे जा सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले दोस्तों हम लोग सिस्टम के बारे में जानते हैं कि सिस्टम किसे कहते हैं। गाइस, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। मतलब जो हम लोग अभी पढ़ाई करने जा रहे हैं वो पढ़ाई हो रहा है पाचन क्रिया के बारे में, और पाचन क्रिया में जो जो ऑर्गन्स का काम है वो सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनता है। और हम लोग पाचन क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट का नाम है, इस चैप्टर का नाम पड़ गया डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है? यस। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जानना है डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन का मतलब होता है गाइस कि बड़े से बड़े जो भी बड़ा पार्टिकल हम लोग खाते हैं वो बड़ा पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। अब बात ये रहा कि बड़े पार्टिकल, डैट मीन्स बड़े पार्टिकल का मतलब होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड जो हम लोग इनटेक करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड जो हम लोग इनटेक करते हैं। अब हम लोग क्या क्या इनटेक करते हैं, जैसे स्टार्च करते हैं, कार्बोहाइड्रेट करते हैं, प्रोटीन्स करते हैं, फैट्स करते हैं। ये सब क्या हुआ, ये सब हमारे लार्ज पार्टिकल में आते हैं जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड कहते हैं। और यही कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में बदलना ही डाइजेशन कहलाता है। अब जो लार्ज पार्टिकल होता है उस लार्ज पार्टिकल को इजी पार्टिकल्स में और स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कौन कराता है? तो ये कराने का काम कौन करता है? तो हमारा एंजाइम कराता है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि एंजाइम जो होता है वो एंजाइम कहाँ से आता है, कौन इसको सिक्रीट आउट करता है, कौन इसे बाहर निकालता है? तो सबसे पहले गाइस कि एंजाइम को रिलीज जो करवाता है वो होता है ग्लैंड। अब यहाँ पे ग्लैंड क्या है? तो ग्लैंड जो होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड। पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरा मिक्स ग्लैंड। यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो ग्लैंड जूस और एंजाइम को रिलीज करता हो, एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो जूस और एंजाइम को रिलीज करता हो, ऐसे ग्लैंड को क्या कहते हैं? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब वो होता है कि जो ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ हार्मोन को रिलीज करे उसे हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और तीसरा मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब ऐसा ग्लैंड जो जूस भी सिक्रीट करे, एंजाइम भी रिलीज करे और हार्मोन भी सिक्रीट करे, ऐसे ग्लैंड को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। और ये सिर्फ हमारे शरीर में एक ही ग्लैंड है और उसका नाम है पेनक्रियाज। क्लियर है गाइस? नाउ सबसे पहले बात करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है हम लोग मेजर क्वांटिटी में क्या क्या खाते हैं गाइस। मेजर क्वांटिटी में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं, प्रोटीन्स को खाते हैं, फैट्स को खाते हैं। ज़्यादातर हम लोग इसी चीज़ को खाते हैं। अब ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले जो टूटता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। और कार्बोहाइड्रेट को जो तोड़ा जाता है ना वो कौन तोड़ता है? तो एंजाइम तोड़ता है। एंजाइम किस में कन्वर्ट करता है? तो ग्लूकोज में। और हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। किसके फॉर्म में? तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। क्लियर है गाइस? नाउ जो प्रोटीन होता है, हम लोग जो प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन में, वो जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं तो वो प्रोटीन भी एंजाइम के थ्रू टूटता है। और जब वो एंजाइम के थ्रू टूटता है तो किस पे टूटता है? तो पेप्टोन में या तो पेप्टाइड में टूटता है। क्लियर है? और हमारे शरीर में वो एमिनो एसिड के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक उसी प्रकार जो हम लोग फैट्स खाते हैं, जो भी हम लोग फैट्स खाते हैं, जैसे मिल्क हो गया, घी हो गया, जितने भी मिल्क का प्रोडक्ट हो गया, या फिर कह सकते हैं मीट हो गया, मटन्स हो गया, फिश, ये सब जो चीज़ हम लोग खाते हैं ये डायरेक्टली जो होता है ना वो हम लोग फैट्स को खाते हैं। क्लियर है?
फैट्स को खाते हैं और इस फैट्स को भी एक एंजाइम ही तोड़ता है, और वो किस में तोड़ता है तो फैटी एसिड में तोड़ता है, और हमारे शरीर में जो स्टोर होता है वो ग्लिसरॉल के फॉर्म में स्टोर होता है ये हमारा फैट्स। क्लियर है? मतलब खाते जो हैं वो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, और जो हमारे बॉडी में स्टोर होता है वो मेरा एक ईजी फॉर्म में और ईजी फूड में स्टोर होता है। सबसे पहले आप पढ़ते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट्स के बारे में, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन आते हैं अब वो सब के बारे में पढ़ाई करते हैं कि कैसे हमारे शरीर में पाचन होता है, कैसे डाइजेशन होता है। क्लियर है? अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन का ग्रुप है उस ऑर्गन के ग्रुप को एलिमेंट्री कैनाल में रखा गया है, और जितने भी ग्लैंड्स के ग्रुप है उसे किस में रखा गया है तो एक्सोक्राइन में, या तो उसे हम लोग कह सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में रखा गया है। अभी एलिमेंट्री कैनाल जो कि माउथ से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और वो एनस तक जाता है। ठीक है? और उसकी जो लेंथ होती है लगभग 9 मीटर की होती है। इज दैट क्लियर? अब माउथ, हमारा जो डाइजेशन का स्टार्टिंग होता है वो माउथ से होता है, मतलब माउथ में टिथ आता है और टंग, टिथ और टंग से डाइजेशन होना शुरू होता है, और ऑसोफेगस में जाता है, ऑसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लास्टली एनस में आता है, और लास्टली फूड एक्सक्रीट आउट हो जाता है। क्लियर है गाइस? और इसमें सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास का वर्क होता है। ये जो मेरा सैलिवरी ग्लैंड है वो माउथ का निचला भाग में होता है, जो कि 3 पेयर में होता है। सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ के नीचे वाले पार्ट में होता है, जो कि 3 पेयर पे होता है। आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। और फिर ऑसोफेगस, ऑसोफेगस के बाद आता है जो स्टमक, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड का वर्क होता है। क्लियर है? फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा लीवर और पेनक्रियास जुड़ा हुआ होता है। मैं इसके बारे में आगे सब डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गाइस माउथ के बारे में। माउथ को हम लोग 2 नाम से और जानते हैं, ओरल कैविटी और बकल कैविटी। क्लियर है? अब बकल कैविटी में जो दो चीज़ जो डाइजेशन में मदद करता है वो है टिथ और टंग। चलिए गाइस टिथ के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि टिथ का पढ़ाई को क्या कहते हैं, उसके डॉक्टर्स को क्या कहते हैं। ठीक है? कितने पार्ट होते हैं, ये सब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टिथ का पढ़ाई को हम लोग क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। टिथ के स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, और टिथ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या कहा जाता है तो ऑर्थो ओडोंटोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? ऑर्थो ओडोंटोलॉजिस्ट। क्लियर है? टिथ को हम लोग डाइफोडेंट भी कहते हैं। क्यों डाइफोडेंट कहते हैं? क्योंकि टिथ हमारे स्टेज में, जब हम लोग चाइल्ड के स्टेज में होते हैं तो टेम्पररी टीथ आता है, और जब हम लोग यंगर होते हैं तो उस समय हम लोग का जो टीथ होता है वो परमानेंट होता है। मतलब जब टेम्पररी टीथ आएगा वो एक बार टूटेगा, और फिर जो टीथ आएगा वो परमानेंट टीथ होगा। अगर वो टूट गया तो फिर वो नहीं आएगा। क्लियर है गाइस? नाउ टीथ को हम लोग हेटेरोडोंट भी कहते हैं, उसे थाइकोडोंट भी कहते हैं। राइट? नाउ परमानेंट टीथ के बारे में हम लोग जानते हैं कि टीथ 2 प्रकार का होता है, इसलिए हम लोग इसको डाइफोडेंट भी कहते हैं। अब परमानेंट टीथ टोटल कितना होता है? टोटल 32 होता है। हम लोग सबको ही जानते हैं कि 32 होता है। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ, कितने प्रकार का परमानेंट टीथ होता है तो 4 प्रकार का होता है। क्या क्या? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर कितना होता है? इंसीजर 8 होता है। ऊपर का जॉ और नीचे का जॉ मिलाकर 8 होता है। मतलब ऊपर का जो जॉ होता है जिसे हम लोग मैक्सिलरी जॉ कहते हैं, ऊपर के जॉ को क्या कहते हैं? मैक्सिलरी जॉ कहते हैं। ऊपर के जॉ को क्या कहते हैं? मैक्सिलरी जॉ कहते हैं। और नीचे के जॉ को क्या कहते हैं? मैंडिब्यूलर जॉ कहते हैं। मतलब ऊपर 4 और नीचे 4 इंसीजर रहेंगे, टोटल 8 हो जाएगा ना। इसका काम क्या है? इसका काम है कटिंग करना। कोई भी फूड हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उसके कटिंग में मदद करता है इंसीजर। फिर आता है कैनाइन। कैनाइन कितना होता है? 4, मतलब ऊपर 2 और नीचे 2, कितना हो गया? 4। और इसका काम क्या है? कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड को बाइटिंग करना। ठीक है? फिर आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर टोटल 8 होता है।
ऊपर ऊपर 4 और नीचे 4। ठीक है, इसका काम क्या होता है गाइस? इसका काम होता है कॉम्प्लेक्स फूड का ग्राइंडिंग करना। और लास्टली आता है मोलर, जो कि 12 होता है, 12 पीस होते हैं। इसका काम क्या होता है? मिक्सिंग विथ कोई भी खाना होता है ना, वो खाना जो भी ग्राइंडिंग हो गया, कटिंग हो गया, बाइटिंग हो गया, अब जो खाना बचा वो खाना सैलिवा के साथ मिक्स होता है। और वो मिक्स कराने में कौन मदद करता है? तो मोलर टीथ करवाता है। क्लियर है? सेकेंड इज दैट टेम्पोररी टीथ। टेम्पोररी टीथ को हम लोग मिल्क टीथ भी कहते हैं। टेम्पोररी टीथ को हम लोग मिल्क टीथ भी कहते हैं, जो कि चाइल्ड के स्टेज में आता है। और वो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के अराउंड में टीथ आता भी है और टूट भी जाता है। क्लियर है? नाउ इसमें इंसीजर कितने होते हैं? तो 8 होते हैं इंसीजर। कैनाइन 4 होते हैं और प्री मोलर एक भी नहीं होता। और मोलर कितने होते हैं? 8 होता है। क्लियर? नाउ अब थोड़ा सा हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ लेते हैं कि एनिमल होता क्या है। एनिमल जो हमारे टीथ के सबसे ऊपर के पार्ट्स को कहते हैं, और कहा जाता है ये हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इस एनिमल में वाटर 0% होता है। और ये एनिमल किसे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट के मिक्सचर को कहते हैं। ठीक है, CaCO3 प्लस CaPO4, यही हमारा क्या है? एनिमल है, जिसमें वाटर 0 होता है। और ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है एनिमल। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसके टीथ के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कुछ कार्निवोरस एनिमल्स हैं जो अपने मीट को कट करने में कैनाइन टीथ का मदद लेते हैं। किसका? कैनाइन टीथ। अभी जो हम लोग बात करेंगे कि जो एलिफेंट होता है, वो एलिफेंट का जो बाहर का जो टीथ होता है, वो जो टीथ होता है वो कौन सा टीथ होता है? इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, मोलर होता है कि प्री मोलर होता है? तो वो जो टीथ होता है जो 2 बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, वो इंसीजर होता है। क्या होता है? इंसीजर। कभी भी ये मत सोच लीजिएगा कि वो कैनाइन है। ठीक है, वो इंसीजर होता है, जो कि मैक्सिलरी जॉ में होता है, ऊपर वाले जबड़े में होता है। ठीक है, और एलिफेंट का जो अंदर में जो टीथ होता है वो टोटल 26 टीथ होते हैं। क्लियर? मॉस्किटो में लगभग कितने टीथ होते हैं? तो 47 टीथ होते हैं मॉस्किटो में। डॉग में कितने होते हैं? तो डॉग जब बच्चा रहता है, इन्फेंट रहता है, तो 28 टीथ। और जब वही डॉग एडल्ट हो जाता है तो उसमें कितने टीथ होते हैं? तो 42। क्लियर है गाइस? नाउ हम लोग अब मूव करते हैं टंग के बारे में। सबसे पहले टंग का लेंथ कितना होता है? टंग का लेंथ लगभग 10 सेंटीमीटर होता है। टंग का लेंथ 10 सेंटीमीटर का होता है। वो पूरी तरह से मस्क्यूलर ऑर्गन होते हैं। इट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन। कोई हड्डी नहीं होता टंग्स में। टंग जो कनेक्टेड रहता है जिस हड्डी से, जिस बोन से वो कनेक्टेड रहता है, उस बोन्स को कहा जाता है हायोइड बोन। इज दैट क्लियर? हायोइड बोन। ये रहा टंग का स्ट्रक्चर। ये जो टंग है, टंग का सबसे, अब यहाँ पे जो टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं, जो टेस्टिंग जो हम लोग खाते तो टेस्ट लगता है, कभी तीखा, कभी मीठा, कभी साल्टी, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे है वो मैं अभी बात करता हूँ। सबसे पहला जो टंग है, टंग का सबसे फ्रंट वाले पार्ट जो होता है वो स्वीट का होता है। ठीक है, स्वीट। ये जो साइड वाला पार्ट है ये होता है साल्टी। क्या होता है? साल्टी। यहाँ जो होता है, यहाँ ये बीच वाला जो पार्ट होता है, यहाँ होता है सॉर। SOUR, सॉर। क्लियर है? यही सॉर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर में रहता है बीटर का, बीटर। क्लियर? और इसी बीटर के ऊपर में इस जगह के पार्ट में क्या रहता है? यहाँ पे ओनियन बर्ड्स लगे हुए रहते हैं, जो किस चीज़ का टेस्ट देते हैं? तो ओनियन का टेस्ट देंगे, गार्लिक का देंगे, जिंजर का देंगे। ठीक है गाइस? अभी जो हम लोग बात किए थे कि टंग और टिथ, टिथ का जो मोलर पार्ट होता है, उस मोलर पार्ट में जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो भी हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, वो सैलिवा के साथ मिलता है। और वो मिलाने का काम कौन करता है? मोलर टिथ करता है। क्लियर है? अब सैलिवा के बारे में थोड़ा जानते हैं कि सैलिवा जो होता है वो सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है। और सैलिवरी ग्लैंड कितने होते हैं? वो 3 पेयर में होता है। ठीक है, 3 पेयर। अब पहला पेयर जो होता है वो होता है पैरोटाइड ग्लैंड।
जो एक पेयर का होता है, ये कान के सामने होता है, ईयर के नियर बाय होता है। फिर आता है सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि एक पेयर का होता है, वो मौत के बिलो, मौत के नीचे वाला पार्ट में होता है। क्लियर है। फिर आता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, ये भी एक पेयर का ही होगा और ये मैंडिबुलर जॉ के नियर बाय होगा, मतलब निचला जबड़ा के आसपास होता है। क्लियर है। मतलब कि एक सैलिवरी ग्लैंड हमारा 3 पेयर में पाया जाता है, पैराटाइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड जो रिलीज करता है वो सैलिवा रिलीज करता है और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.8 होता है। ठीक है। एक सैलिवा में 99% वाटर होता है और 1% एंजाइम। किसी किसी बुक में 95% वाटर भी लिखा हुआ होगा और 5% एंजाइम भी लिखा हुआ होगा, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। एंजाइम जो बात हो रहा है कि 1% एंजाइम है, इसी एंजाइम में लाइसोसोम कंटेन है और सैलिवरी एमिलेज एंजाइम कंटेन है। और सैलिवरी एमिलेज एंजाइम को हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। लाइसोसोम, जो लाइसोसोम होता है वो क्या करता है, लाइसोसोम मैक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में मदद करता है। क्या करता है, जो भी हम लोग फूड खाते हैं, जो भी हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें मैक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, वो लाइसोसोम के साथ मिलता है और लाइसोसोम उसे क्या करते हैं, उस मैक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। ठीक है। सैलिवरी एमिलेज एंजाइम, जिसे हम लोग टाइलिन भी कहते हैं, वो उसका मेन काम क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाता है। क्या करवाता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि जो भी हम लोग पॉलीसैकेराइड खाते हैं, पॉलीसैकेराइड मतलब जैसे हम लोग स्टार्च है, स्टार्च को क्या करेगा, माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। डैट मीन्स कि पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाएंगे वो डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाएगा। ठीक है। मतलब जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो डाइजेशन, हाफ डाइजेशन हमारा स्टमक तक कंप्लीट हो जाता है और जो फुल डाइजेशन होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है गाइज। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा पार्ट, जिसे हम लोग कहते हैं ऑसोफेगस। ठीक है। अब ऑसोफेगस जो है उसका काम क्या है, ऑसोफेगस को ही हम लोग फूड पाइप कहते हैं और उसका लेंथ 25 सेंटीमीटर होता है ऑसोफेगस। इस डायग्राम में देखिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑसोफेगस है और ये इसका लेंथ कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर का होता है। क्लियर। नाउ इसका वर्क क्या है, इसका वर्क ये है कि जो ब्लस फूड होता है वो ब्लस फूड को माउथ से स्टमक तक ट्रांसफ़र करवाता है और इसका कुछ काम नहीं, इसमें डाइजेशन नहीं होता। ऑसोफेगस में, फूड पैप में कोई तरह का डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ खाने को मुंह से पेट तक ले आता है। क्लियर। ये सिर्फ ट्रांसफ़र करता है ब्लस फूड को, कहाँ से, मुंह से पेट तक। क्लियर। नाउ फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में हम लोग आ रहे हैं, जिसका नाम है स्टमक। इसको अच्छे से समझिएगा गाइस। स्टमक में जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो भी खाना स्टमक में जाता है, जो भी खाना स्टमक में जाता है, और स्टमक में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। और गैस्ट्रिक जूस में होता क्या है, HCl, पेप्सिन और रेनिन होता है। ठीक है। अब यहाँ होता क्या है कि जो भी, अगर जैसे कि हम लोग कोई भी खाना खाएं, जैसे हम लोग प्रोटीन को अगर हम इन लोग इनटेक किए, तो प्रोटीन को तो जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खाएं उस कॉम्प्लेक्स फूड को तो हम लोग को इजी फूड में कन्वर्ट तो करना ही है। और वो कौन करवाता है, ये सब एंजाइम करवाते हैं। ठीक है। अब जब गैस्ट्रिक जो HCl को रिलीज करता है ना, तो ये HCl क्या करेगा, पेप्सिनोजेन के साथ मिलेगा और पेप्सिन बनाएगा। और पेप्सिन का काम क्या होता है कि कोई भी प्रोटीन हम लोग के जो भी पेट में, जो भी हमारा पेट में प्रोटीन गया हुआ है, उस प्रोटीन को 90% पेप्टाइड में कन्वर्ट कराएगा। फिर से गाइस, फिर से सुनिएगा, HCl सबसे पहले पेप्सिनोजेन के साथ मिलेगा और वो पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। क्लियर है। और पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन, जो भी प्रोटीन हम लोग खाए हुए हैं, वो प्रोटीन को 90% पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड जो प्रोटीन है वो इजी फूड में कन्वर्ट होगा, जो कि क्या होगा, पेप्टाइड। और वो 90% ही होगा, 100% नहीं होगा। मैंने अभी अभी बोला कि स्टमक में हाफ डाइजेशन होता है, फुल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है। सेकेंड वन, HCl प्रोरेनिन के साथ मिलेगा और रेनिन बनाएगा।
और जब रेनिन क्या करता है, जो भी हम लोग मिल्क पीते हैं उस मिल्क का 100% डाइजेशन होता है, ठीक है। 100% रेनिन 100% डाइजेशन मिल्क का करता है, क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले HCl जो है, HCl का काम तो पेप्सिनोजेन के साथ मिलके पेप्सिन बनाना और प्रोरेनिन के साथ मिलके रेनिन बनाना, लेकिन इसका एक दो और काम है। ये क्या करता है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। दूसरा, ये एसिडिक नेचर का भी होता है और ये पेप्सिन और रेनिन एंजाइम को एक्टिव भी करने में मदद करता है, ठीक है। अब स्टमक का पार्ट्स के बारे में जानते हैं। पहला होता है कार्डियो, जो स्टमक के सबसे ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं कार्डियो। फिर आता है फंडस, जो कि बीच वाले मिडिल वाले पार्ट को फंडस कहते हैं, और निचला पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसे कहते हैं पैलियोर्स, ठीक है। नाउ हम लोग अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का अभी हम लोग इसके बारे में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या है। द स्मॉल इंटेस्टाइन और अ स्मॉल बॉयल्स in a hollow tube about 20 feet long that run from the stomach to the beginning of a large intestine. The small intestine break down food from the stomach and absorb much of the nutrient from the food. मतलब ये होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है कि जो भी खाना जो हाफ डाइजेस्टेड जो खाना है वो खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा और यहाँ पे वो खाना पूरी तरीके से ब्रेक डाउन होगा और पूरी तरीके से डाइजेस्ट होगा, 100% डाइजेशन होगा और लास्टली उस डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्व भी किया जाएगा, ठीक है। वो ऑब्जर्प्शन भी होता है, उसके न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो लगभग 6 to 7 मीटर का होता है और इसका डायमीटर 1 इंच का होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, डाइजेशन, 100% डाइजेशन करना और इसका अब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। जो भी न्यूट्रिएंट होगा उसका अब्जॉर्प्शन करना। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पहला ड्यूडेनम, जिसका अगर बात करें डायमीटर वो 1 इंच का होता है। फिर जेजोनम और तीसरा होता है इलियम। अभी हम लोग एक 1 by 1 इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट डाइजेशन हमारा डेडोनम वाला पार्ट में होता है और यही डेडोनम वाला पार्ट में ही लीवर और पेनक्रियाज अटैच रहते हैं, क्लियर। जो लीवर होता है ना, इसकी स्टडी को हम लोग हेपेटोलॉजी कहते हैं और ये एक सेल से बना हुआ होता है। उस सेल का नाम है हेपेटिक सेल, ठीक है, हेपेटिक सेल। और ये जो हमारा लीवर होता है ये रीजनरेट करता है, ठीक है। हमारा लीवर का जो सेल होते हैं हेपेटिक सेल वो रीजनरेट करते हैं। मतलब अगर हम लोग लीवर को कहीं से कट कर दें, ठीक है, कहीं से भी कट कर दें, वो फिर से रीजनरेट होके वो अपना शेप बना लेगा। इट इज़ द हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन और अ ग्लैंड। लीवर इंटरनल ऑर्गन का सबसे हैवीएस्ट और सबसे बड़ा पार्ट कहलाता है, ठीक है। या तो कह सकते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का सबसे बड़ा अगर ग्लैंड है तो वो लीवर ही है, ठीक है। लगभग 1.5 kg से लेकर 1.6 kg तक का इसका वेट होता है। लीवर क्या सिक्रेट करता है, लीवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है और इसी बाइल जूस को गोल ब्लाडर में स्टोर रखता है, ठीक है। इसका जो क्वांटिटी होता है एक दिन में लगभग 600 से 800 ml सिक्रेट करता है बाइल जूस, ठीक है। हमारा लीवर 600 से 800 ml पर डे बाइल जूस को सिक्रेट करता है और कहाँ पे स्टोर करवाता है तो गोल ब्लाडर में स्टोर करवाता है। जो हमारा बाइल जूस होता है ना उसका pH वैल्यू 7.9 to 8.5 pH वैल्यू होता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, तो बेसिक नेचर का होता है। और बाइल जूस का कलर जो होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है और ग्रीन कलर का होना मतलब उसमें एक पिगमेंट होता है और उस पिगमेंट का नाम है बिलीवर्डिन, ठीक है। लीवर बिलीवर्डिन नामक पिगमेंट को रिलीज करता है जो बाइल जूस को कलर देने में मदद करता है और बाइल जूस का कलर ग्रीन हो जाता है, ठीक है। और ये ग्रीन बिलीवर्डिन नामक पिगमेंट के वजह से होता है। लीवर के द्वारा एक डिजीज होता है, उस डिजीज का नाम है क्रोहोसिस, क्लियर। बाइल जूस का फंक्शन क्या है, बाइल जूस का फंक्शन है वो फैट्स को
100% ब्रेक डाउन करवाता है। क्या करता है? 100% फैट्स को ब्रेक डाउन करवाता है। जैसे अगर हम लोग कह सकते हैं कि फैट्स जो होता है वो 100%, ठीक है, 100% फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में 95% लिखा हुआ रहता है। ठीक, फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना किसका काम है? बाइल जूस का काम है, और इसी प्रोसेस को, होल प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट आता है कि पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ये सिक्रीट क्या करता है? तो पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। जूस भी सिक्रीट करता है, एंजाइम भी सिक्रीट करता है, और हार्मोन भी सिक्रीट करता है। ठीक है, मतलब जो पेनक्रियाज है वो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी आता है, इंडोक्राइन ग्लैंड भी आता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ऐसा ग्लैंड जो जूस भी सिक्रीट कर रहा है, एंजाइम भी सिक्रीट कर रहा है, और हार्मोन भी सिक्रीट कर रहा है, दैट मीन्स कि इट इज़ अ मिक्स ग्लैंड। क्लियर है? पेनक्रियाज का जो डिस्कवर किया वो कौन किए हैं? तो लैंडग्रेहांस ने किए हैं। ठीक है, ये लीफ के शेप में होता है, और ये डेडोनम वाले पार्ट से कनेक्टेड होता है। राइट नाउ पेनक्रियाटिक जूस एक दिन में 1 लीटर बनता है, और इसका पीएच वैल्यू कितना है? तो 7.5 to 8.3 इसका पीएच वैल्यू होता है पेनक्रियाटिक जूस का, और ये एक बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस एंजाइम को भी सिक्रीट आउट करता है। अब इस एंजाइम में क्या क्या होते हैं? तो ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमिलेज होते हैं। ये हमारा जो प्रोटीन जो 100% प्रोटीन को कन्वर्ट एमिनो एसिड में जो करता है वो कौन करता है? तो ट्रिप्सिन करता है, क्योंकि स्टमक में 90% प्रोटीन कन्वर्ट होता है। स्टमक में हमारा प्रोटीन जो है 90% कन्वर्ट होता है पेप्टाइड में, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में यही ट्रिप्सिन, ठीक है, ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये ट्रिप्सिन क्या करता है? उस प्रोटीन को 100% कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड में। क्लियर है? नाउ फैट्स 100% कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, ठीक है, जो कि लाइपेज करवाता है, और एमिलेज क्या करवाता है? 100% ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, और फिर ग्लाइकोजन हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, एक एटीपी के फॉर्म में। एटीपी दैट मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसके फॉर्म में। सेकेंड पार्ट आता है हमारा जेजुनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट कहलाता है। जेजुनम, इसका काम क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच नैदर बी डाइजेस्ट और नॉर बी ऑब्जर्व द फूड, इट्स ओनली ट्रांसफर डेडोनम टू इलियम। इसका काम क्या है? ना तो इसमें डाइजेशन होगा, ना ही इसमें ऑब्जर्प्शन होगा। इसमें सिर्फ जो फूड है वो फूड डेडोनम वाले पार्ट से इलियम वाले पार्ट में ट्रांसफ़र कराने में मदद जेजुनम करता है। ठीक है, और इसका कोई काम नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा इलियम। इलियम में क्या होता है? जो भी हम लोग खाना खाए हैं, जो भी डाइजेस्टेड हो चुका है, अब वो इलियम क्या करेगा? उस न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करेगा। क्यों? कैसे करेगा? तो इलियम वाले पार्ट में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और उसका नाम क्या है? विली। क्या नाम है? विली। वो उसी विली में ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो इस न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और फिर हम लोग को एनर्जी मिलता है। अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट वन, जिसे हम लोग कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ 1 मीटर to 1.5 मीटर तक का होता है, और इसका डायमीटर 3 इंच का होता है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन वो 3 प्रकार का होता है: सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, कोलोन 4 प्रकार का होता है: असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। क्लियर है? फिर रेक्टम, उसके बाद रेक्टम से कनेक्टेड रहता है एनस। क्लियर है? अब जो भी खाना जो डाइजेस्ट हो चुका, ऑब्जर्व हो चुका, ठीक है, ऑब्जर्व जो खाना हो चुका, अब वो खाना पूरी तरीके से सॉलिड हो गया है। वो खाना कहाँ जाएगा? तो हमारा सिक्कम वाला पार्ट में जाएगा। ठीक है, सिक्कम वाले पार्ट में क्या होता है? इस पार्ट में जाएगा, और सिक्कम वाले पार्ट में एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, और उस वेस्टिजियल ऑर्गन का क्या नाम है? अपेंडिक्स। वही अपेंडिक्स जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो रहेगा तो भी कोई फ़र्क नहीं, और नहीं रहेगा तो भी हमारे बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा। क्लियर है?
अपेंडिक्स एक अपेंडिक्स हो जाता है कि अगर वो अपेंडिक्स में जैसे ही हम लोग जो खाना खाते हैं और धीरे धीरे खाना जैसे जो फैट्स थोड़ा बहुत जो बच जाता है, वो फैट्स क्या होता है कि जैसे ही सिक्कम वाले पार्ट में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्कम वाले पार्ट में जब आते हैं, तो वो फैट्स ना अपेंडिक्स में क्या होता है ना कि जमने लगता है, और वो क्या करता है धीरे धीरे उस अपेंडिक्स को ना उसे पकाने लगता है, उसको पूरी तरह से हार्म करना शुरू कर देता है। और जब हार्म करता है तभी पेट दर्द होने लगता है, और डॉक्टर के पास जैसे ही हम लोग दिखलाते हैं तो उन लोग को पता चल जाता है कि हाँ अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, और फिर वो डॉक्टर क्या करता है उस अपेंडिक्स को वहाँ से कट कर देते हैं। क्लियर? क्योंकि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसलिए हमारे बॉडी को कोई इफ़ेक्ट नहीं पहुँचाता। वो रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है गाइस? नाउ फिर वो खाना क्या होता है, सिक्कम वाले पार्ट से कॉलोन वाले पार्ट में जाता है, और कॉलोन वाले पार्ट में क्या होता है कि अगर जो ऑब्जर्व जो डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, वो फूड में थोड़ा बहुत अगर वाटर रहा तो ये कॉलोन क्या करेगा, उस वाटर को सक कर लेगा और पूरी तरीके से उसको सॉलिड कर देगा। और जब वो पूरी तरीके से सॉलिड होगा तो वो फिर रेक्टम वाले पार्ट में आएगा, और रेक्टम वाले पार्ट में खाने को वो रेक्टम कुछ देर के लिए स्टोर रखता है। ठीक है, हाँ, रेक्टम में कुछ देर के लिए स्टोर रखता है, फिर वो एनस तक पहुंचाता है, फिर वो स्क्रीट आउट होता है। क्लियर है गाइज? आई होप गाइज आप लोगों को ये समझ में आया हो, ये पूरा का पूरा होल कंसेप्ट समझ में आया हो।